राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जीओसी कक्षा में। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स का काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर, जिस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। बेटा ये वाला अपने पास लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। इससे पहले हमने डी ब्लॉक के 4 लेक्चर को कंप्लीट कर दिया है और ढेर सारी चीजें उसमें पढ़ ली हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज उसमें पढ़ ली हैं। अब हम शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 5 में केमिकल प्रॉपर्टीज। ये वाला लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हर साल आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं और तभी आप उन क्वेश्चन को कर पाएंगे जब आप नोट्स को अच्छे से बनाएंगे और नोट्स को अच्छे से पढ़ेंगे। नोट्स बेटा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोट्स ऐसे कोटा जैसे ये नोट्स काफी इंपॉर्टेंट अपने पास हैं। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाला है अगर आपने नोट्स को अच्छे से बनाया है और नोट्स को अच्छे से पढ़ा है। मैं एक बात हर बात यही बात बोलता हूं बच्चों से कि बेटा आप एक ही नोट्स को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं, मैं ये नोट्स लिखा रहा हूं तो आप इन्हीं नोट्स को बार बार अच्छे से पढ़िएगा, यानी कि और डिटेल में अच्छे से इन नोट्स को अच्छे से आप पढ़िएगा, तभी आप सारे क्वेश्चंस लगाने के काबिल बन पाएंगे और अच्छे से सारे क्वेश्चन लगा लेंगे। यानी कि नोट्स तो यही पढ़ने हैं जो मैं लिखा रहा हूं, बाकी आप क्वेश्चन किसी भी बुक से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर, जिसमें अपने पास केमिकल प्रॉपर्टीज है। बेटा इसमें हमने जो है 3 कंपाउंड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीज, दूसरा पोटेशियम परमैंगनेट, तीसरा पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये 3 कंपाउंड हैं और इन्हीं 3 कंपाउंड के हमने केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले कंपाउंड अपने पास क्या है, ऑक्साइड ऑफ मैग्नीज। यहीं से शुरुआत करते हैं, हम टॉपिक डालते हैं बेटा ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीज। सबसे पहली प्रॉपर्टीज यानी कि ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीज। अगर मैं ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीज की बात करता हूं बेटा, तो हमें पता है कि मैग्नीज ट्रांजिशन एलिमेंट है और ट्रांजिशन एलिमेंट क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। यानी कि अगर मैं बात यहां पर करूं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और तुम्हें पता है और हमने प्रीवियस लेक्चर में यह भी देख लिया है कि मैग्नीज जो है वो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 से लेकर +2 से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ये शो करता है। और सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है मैग्नीज अपने पीरियड में या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट में, जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वो है अपने पास मैग्नीज, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसका मतलब है कि मैग्नीज +2 से लेकर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, यानी +2 +3 +4 +5 +6 +7 इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है। तो मैंने बोला ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो सारे के सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और जब ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तभी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर वेरिएबल ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। वेरिएबल मतलब एक से ज्यादा ऑक्साइड्स वो बनाते हैं, अलग अलग ऑक्साइड्स वो बनाते हैं। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, इसी वजह से, है ना, इट फॉर्म वेरिएबल है ना, वेरिएबल ऑक्साइड्स, ठीक है। ये क्या करता है बेटा, वेरिएबल ऑक्साइड्स बनाता है। वेरिएबल ऑक्साइड का मतलब है एक से ज्यादा ऑक्साइड बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसी कारण जो है कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो वेरिएबल ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे अगर मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज के हम एग्जांपल में मैग्नीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं कि मैग्नीज जो है, मान लीजिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा तो ये मैग्नीज क्या करेगा, एक से ज्यादा ऑक्साइड्स बनाएगा, क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसलिए। जैसे अगर मैं सबसे पहली बात करता हूं यहां पर, मान लीजिए इस मैग्नीज का सबसे पहला ऑक्साइड क्या बन गया, MnO, ठीक है। दूसरा ऑक्साइड ये क्या बनाता है बेटा, MnO2। तीसरा ऑक्साइड ये क्या बनाता है बेटा, Mn2O3। नेक्स्ट ऑक्साइड ये क्या बनाता है, Mn3O4। एंड लास्ट ऑक्साइड अगर हम बात करें जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +7, तो वो बनाता है Mn2O7। तो अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इसने वेरिएबल ऑक्साइड्स बना दिए हैं,
क्यों बनाए वेरिएबल ऑक्साइड्स? क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? वेरिएबल होती है। अब फोकस करना, अगर मैं यहां पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहा हूं सारे ऑक्साइड्स में, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। जब साइड वाला एटम, यहां पर ऑक्सीजन है, जब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, यानी साइड एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो फिर सेंटर एटम पे क्या हो जाएगा? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, ठीक है ना। यहां पर मैग्नीज की आएगी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर अगर मैं बोलूं 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -4। तो यहां पर मैग्नीज पे यानी सेंटर एटम पे क्या आ जाएगा? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। ऐसे ही यहां पर बात करता हूं 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -6, तो अंदर क्या आ जाएगा? +6। लेकिन एक बात याद रखना, ये +6 जो है 2 मैग्नीज पे आएगा, एक मैग्नीज की अगर बात करें तो वो +3 आएगा, ठीक है ना। ऐसे अगर मैं बात करूं, यहां पर 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -8। लेकिन अगर हम बात करें अंदर सेंटर एटम पे, तो सेंटर एटम पे आएगा +8। लेकिन +8 जो है बेटा वो 3 मैग्नीज पे आएगा। एक मैग्नीज की अगर बात करें तो वो आएगा +8/3, इस तरह से आएगा। एंड लास्ट की बात करें तो यहां पर 7 ऑक्सीजन है, यानी 7 ऑक्सीजन है, और 7 ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -14 हो जाएगी। -14 की वजह से अंदर जो आएगा मैग्नीज पे +14 आएगा, पर वो +14 यहां पर 2 मैग्नीज के ऊपर आ रहे हैं, तो एक मैग्नीज पे कितना हो जाएगा? +7। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो यहां पर इस ऑक्साइड्स में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +2, ठीक। यहां पर इस ऑक्साइड्स में मैग्नीज की आ रही है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर +8/3, और यहां लास्ट वाले में आ रहा है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब है ये देखो, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज ने शो कर रही है, इसीलिए इसने वेरिएबल ऑक्साइड्स बनाए हैं। अब इन ऑक्साइड्स के बारे में, इनके नेचर के बारे में, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि नेचर के बारे में हम पढ़ेंगे, तो वो काफी इंपॉर्टेंट अपने पास होने वाला है। तो हम आगे जो पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा, इन्हीं ऑक्साइड्स के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास रहेगा नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है। नेचर ऑफ ऑक्साइड बेटा, ऑक्साइड्स का 3 नेचर होता है, एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक। तो सुनिएगा, यहां पर हम किसको एसिडिक मानेंगे, किसको बेसिक मानेंगे, किसको एम्फोटेरिक मानेंगे। बेटा इन जनरली हमने ये तो पढ़ा है 11th क्लास में कि भाई जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल क्या करते हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, और मेटल क्या करते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये हमने पढ़ा है। लेकिन यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं, हमने 3 ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड्स के बारे में बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे किसके बारे में? बेसिक ऑक्साइड्स के बारे में, बेसिक ऑक्साइड्स के बारे में बात करेंगे। और तीसरी बात करेंगे हम किसके बारे में? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। अच्छा, मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ये 3 टाइप के ऑक्साइड्स अपने पास होंगे। यहां पर एक बात याद रखना बेटा, मैं बोल रहा हूं कि एसिडिक ऑक्साइड जो होते हैं वो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। ये हमने पहले यानी 11th क्लास के लेक्चर में पढ़ा है कि एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटल बनाता है, बेसिक ऑक्साइड मेटल्स बनाते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, यहां पर मैग्नीज अपने पास क्या है? मेटल, ठीक है। और मेटल भी, कुछ मेटल भी क्या होते हैं? अपने जो है बेसिक ऑक्साइड्स के साथ साथ एसिडिक ऑक्साइड भी बनाते हैं और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी बनाते हैं। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना, मेटल हमेशा बेसिक ऑक्साइड ही नहीं बनाते हैं। कुछ ऐसे मेटल हैं जो अपने एसिडिक ऑक्साइड भी बना रही हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी बना रही हैं। तो उन मेटल को हम देखेंगे, कौन कौन से हैं वो भी हम आगे देखने वाले हैं। पर सबसे पहले यहां पर मैग्नीज वाले पोर्शन को हम समझेंगे कि कब कोई मेटल एसिडिक ऑक्साइड बना रहा है, कब कोई मेटल बेसिक ऑक्साइड बना रहा है, कब कोई मेटल एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बना रहा है। इसको समझते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं किसकी? एसिडिक ऑक्साइड की, तो एसिडिक ऑक्साइड कब बनेगा या फिर कब कोई मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा? जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, यानी कि यहां पर हम लिख देंगे हाईएस्ट, है ना, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? +5 से लेकर
+5 से लेकर +7, यानी कि +5 +6 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर कोई मेटल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर, तो वो अपने पास एसिडिक ऑक्साइड होगा। इस बात को विशेष ध्यान रख लेना बेटा, ठीक है ना। अच्छा, तो अब अगर मैं बात करता हूं तो बेसिक ऑक्साइड्स क्या हो जाएगा? बेसिक ऑक्साइड्स अपने पास क्या होगा? जब कोई मेटल अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, कम से कम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो तब वो बेसिक ऑक्साइड बनाता है। यानी कि यहां पर क्या होगा? लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, और लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे +1 और +2, ठीक है ना। अगर वो +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो क्या करेगा? अपने पास बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करने वाला है वो मेटल। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कब करेगा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कब करेगा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड तब बनाएगा बेटा ना तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, यानी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, मीडियम ऑक्सीडेशन स्टेट है। यानी कि हम बोलेंगे यहां पर मीडियम ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर इंटरमीडिएट मीडियम ऑक्सीडेशन स्टेट। और मीडियम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे, कितनी? देखो बेटा +1 से +2 इसमें आ गया, तो यहां पर क्या होगा? अब +3 और +5 यहां पर आएगा, +3 एंड +4 यहां पर होगा, ठीक है ना। तो अगर +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं बेटा जिसमें अपने पास एसिडिक की प्रॉपर्टीज भी हो, बेसिक की प्रॉपर्टीज भी हो। यानी कि ना तो वो पूरा एसिडिक है ना तो वो पूरा बेसिक है, उसमें दोनों ही प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। कुछ मात्रा में एसिडिक की प्रॉपर्टीज हैं, कुछ बेसिक की प्रॉपर्टीज हैं। या फिर हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड को ऐसे पढ़ सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होता है जो एसिड के प्रेजेंस में बेस की तरह रिएक्ट करे, और जो बेस की प्रेजेंस में एसिड की तरह रिएक्ट करे, एसिड की तरह बिहेव करे, वो अपने पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो अब ये चीजें हमने तो देख ली हैं। अब यहां पर याद रखना और यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर मैग्नीज अपने पास वेरिएबल ऑक्साइड्स बना रहे हैं। अब इसमें इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से वेरिएबल ऑक्साइड्स तो बनाए हैं। अब देखते हैं कौन कौन से ऑक्साइड किस किस नेचर में आते हैं। मैं बोल रहा हूं एसिडिक ऑक्साइड +5 से लेकर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। तो देखिए यहां पर कोई ऐसा है तो यहां पर तुम्हें देखने को मिलेगा सबसे लास्ट वाला जो कंपाउंड है Mn2O7, यहां पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये वाला अपने पास आ जाएगा एसिडिक ऑक्साइड्स में। तो यहां पर हम एग्जांपल में लिख लेंगे ये मैग्नीज का कौन सा Mn2O7 वाला ऑक्साइड क्या है बेटा? एसिडिक ऑक्साइड है, क्योंकि यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, ठीक है। बेसिक ऑक्साइड कौन हो जाएगा? जहां पर +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो देखिए +2 कहां पर है? देखो सबसे पहले में वाले में आपको देखने को मिलेगा ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से ये वाली ऑक्साइड क्या हो जाएगी? बेसिक ऑक्साइड हो जाएगी। तो यहां पर मैं एग्जांपल लिख रहा हूं कौन सा? MnO। तो यहां पर ये MnO ऑक्साइड्स अपने पास क्या हो जाएगी? बेसिक। बाकी ये बीच की 3 ऑक्साइड बच गई हैं। ये 3 ऑक्साइड में अगर देखेंगे यानी +4 +3 +8/3, तो ये अपने पास हो जाएंगे तीनों की तीनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो यहां पर मैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का एग्जांपल लिख लेता हूं। कौन कौन से हैं अपने पास? सबसे पहले ये MnO2, दूसरा MnO2 हो गया, दूसरा Mn2O3 एंड लास्ट अपने पास Mn3O4, ठीक है। इस तरह से Mn3O4। तो यहां पर अपने पास ये क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से लेकर +4 के बीच में या फिर +3 और +4 के करीब ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, तभी वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होगा। तो ये चीजें हमने देखी है बेटा। एक बात याद रखना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के और भी क्वेश्चन हमारे पास पूछे जाते हैं कि कौन कौन से मेटल अपने पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो एम्फोटेरिक मेटल अगर मैं बात करता हूं, यहां पर स्टार पॉइंट लिख लेता हूं, इसकी बात याद रखना। एम्फोटेरिक जो ऑक्साइड बनाते हैं उन मेटल के यहां पर मैं नाम बता रहा हूं, ठीक है। और इनकी ट्रिक भी मैं बताऊंगा बेटा, पहले इनके नाम सुन लीजिएगा। इनके नाम है इस तरह से, सब जन की आस सुनो, सब जन की आस सुनो, अलबेले प्रभु, फिर से। ये
ये कुछ अपने पास मेटल है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं अपने पास। अगर मैं ये बात कर रहा हूं जैसे ये एंटीमनी, जिंक, आर्सेनिक, टिन, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, पीबी यानी कि लीड और आयरन, तो ये अपने पास कुछ मेटल है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं या फिर एम्फोटेरिक नेचर्स के होते हैं। इस बात को इंपॉर्टेंट याद रखना क्योंकि ये भी क्वेश्चंस कहीं पर आपसे पूछा जाएगा। तो इसको याद करने का जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या है बेटा, मैं यहां पर लिख देता हूं ट्रिक्स, इसकी ट्रिक समझ लीजिएगा। जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है उस एम्फोटेरिक ऑक्साइड की जो ट्रिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना बेटा। यहां पर मैं बात करता हूं ये जो है यहां पर मैं इसके लिए लिखता हूं सब, ये वाला जन, ठीक है, की बेटा यहां पर रिदम बनाने के लिए है। सब जन की आस, यहां पर इसके लिए आस, ये है सुनो, सुनो, अलबेले, अलबेले एक साथ आ जाएगा बेटा, ये एक साथ अलबेले, 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 ठीक है, अलबेले प्रभु, अलबेले प्रभु, पीबी मतलब प्रभु, फिर आयरन को बोलेंगे फिर से यहां पर रिदम बनाने के लिए है। तो ये इसको याद करने का ट्रिक है, देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है यहां पर। इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को याद करने का काफी अच्छी ट्रिक्स और काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है कि ये वाले मेटल अपने पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। देखो किस तरह से, सब जन की आस, सुनो प्रभु, सुनो अलबेले प्रभु, फिर से, तो ये वाली काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। सब जन की आस, सुनो अलबेले प्रभु, फिर से। यहां पर सब मतलब एसबी यानी कि एंटीमनी, जन यानी कि जन अपने पास Zn यानी कि जिंक, आस मतलब आर्सेनिक, सुनो मतलब एसेंटिन, अल मतलब एल्यूमिनियम, बेले मतलब बेरिलियम, प्रभु मतलब पीबी यानी कि लीड, फिर मतलब Fe यानी कि आयरन। तो इसको याद करने का ट्रिक ये इस तरह से है, सब जन की आस, सुनो अलबेले प्रभु, फिर से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है और बहुत ही अच्छे से यहां पर इसको पढ़ना है बेटा। ढेर सारे क्वेश्चंस और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला, बस इस ट्रिक को याद रखना। किस तरह से, सब जन की आस, सुनो अलबेले प्रभु, फिर से। ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है और इसको याद रखना बेटा। हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये हमने देखा क्या, मैग्नीज ऑक्साइड्स यानी कि वेरिएबल ऑक्साइड्स जो मैग्नीज बना रहे हैं उसके नेचर के बारे में हमने कंप्लीट कर दिया है। तो पहला टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो गया, क्या, ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीज वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब दूसरा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं यहां पर, पोटेशियम परमैंगनेट। तो पहले इसको तुम अच्छे से छाप लीजिए, फिर दूसरा टॉपिक हम शुरू करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट। इसको छाप लो बेटा, पहले इतना छाप दिया बेटा। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसको शुरू करते हैं बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट को। तो यहां पर अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है, अपने पास सेकंड टॉपिक है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। इस पोटेशियम परमैंगनेट की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा अपने पास KMnO4, ठीक, KMnO4। इसको अगर पढ़ेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट को पढ़ने जा रहे हैं। पोटेशियम परमैंगनेट की सबसे पहले हम प्रिपरेशन करते हैं बेटा। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर इसकी सबसे पहला टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट की प्रिपरेशन। अगर मैं इसकी प्रिपरेशन की बात करता हूं बेटा, तो दो प्रकार की प्रिपरेशन होती है, दो तरह के, दो मेथड होते हैं इसके प्रिपरेशन के, लेबोरेटरी मेथड एंड कमर्शियल मेथड। तो दो मेथड हैं। सबसे पहले मेथड हमारे पास रहेगा लेबोरेटरी मेथड, ठीक है, और दूसरा अपने पास मेथड रहने वाला है कमर्शियल मेथड, ठीक है। एक तो लेबोरेटरी मेथड रहेगा, दूसरा अपने पास कमर्शियल मेथड रहेगा, ठीक है। लेबोरेटरी मेथड सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं। बाय लैब मेथड या फिर लेबोरेटरी मेथड हम बात कर लेते हैं। लेबोरेटरी मेथड के द्वारा
प्रिपरेशन होगा किसका, KMnO4 का। तो यहां पर लेबोरेटरी मेथड में सिंगल स्टेप रिएक्शन है बेटा, इसको याद रखना। सिंपल सी रिएक्शन अपने पास कि यहां पर मैग्नीज अपने पास 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, इसको हम ट्रीट करते हैं H2O8 2 नेगेटिव के साथ, जिसको बोलते हैं परऑक्सो, क्या बोलते हैं, परऑक्सो डाइसल्फेट आयन। ठीक, इसके साथ यहां पर हम पानी वाटर ऐड करते हैं, H2O ऐड करते हैं, और आगे क्या बनता है बेटा, Mn2 पॉजिटिव किस में बदल जाता है, MnO4 नेगेटिव में, और SO4 2 नेगेटिव प्लस इस तरह से यहां पर H+ आयन बन जाते हैं। तो बेटा ये अपने पास बन गया परमैग्नेट आयन, ये बन गया अपने पास मैग्नेट आयन। ठीक है, ये बन गया अपने पास परमैग्नेट आयन, काफी इंपॉर्टेंट है। ये परमैग्नेट आयन को ही हम बोलेंगे पोटेशियम परमैग्नेट, क्योंकि अगर मैं यहां पर समझता हूं बेटा पोटेशियम परमैग्नेट अपने पास क्या है, KMnO4 है। अगर इस KMnO4 को मैं तोड़ूं, यानी कि इसको अगर आयन में अगर मैं तोड़ूं, आयंस में अलग अलग करूं, तो किस तरह से होगा, इसका K पॉजिटिव अलग निकल जाएगा, फिर क्या बच जाएगा, MnO4 नेगेटिव, इस तरह से अपने पास बच जाएगा MnO4 नेगेटिव। और ये अपने पास क्या है, परमैग्नेट आयन है, या फिर पोटेशियम परमैग्नेट भी बोल सकते हैं, सिंपल पोटेशियम परमैग्नेट की जगह पर परमैग्नेट आयन भी बोल सकते हैं, तो वही है। तो ये इस तरह से सिंपल सा मेथड था अपने पास लेबोरेटरी मेथड प्रिपरेशन का। लेकिन ये वाला मेथड ज्यादातर पूछा नहीं जाता है पेपर में, लेकिन फिर भी हमने याद रखना है। अब हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जो ज्यादा बार हमारे पास पूछा गया है, वो अपने पास है कमर्शियल मेथड। ये काफी इंपॉर्टेंट मेथड है और यहीं से हमारे पास ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट पेज पे कमर्शियल मेथड प्रिपरेशन का, किसका, KMnO4 का। नेक्स्ट अपने पास रहेगा बेटा बाय कमर्शियल मेथड, बाय कमर्शियल मेथड। कमर्शियल मेथड से प्रिपरेशन करनी है किसकी, KMnO4 की प्रिपरेशन करनी है। ये वाला मेथड बेटा 2 स्टेप वाला है, यहाँ पर 2 स्टेप देखने को मिलते हैं, 2 स्टेप में यहाँ पर प्रिपरेशन होती है। ठीक है ना, अब वो 2 स्टेप कौन कौन से हैं और किससे यहाँ पर बनता है, ये 2 स्टेप में अगर हम इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे या फिर इसकी प्रिपरेशन को कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पर ये किससे बनते हैं बेटा, ये 2 स्टेप में किससे बनाएंगे हम, किसके द्वारा बनाया जाता है, फ्रॉम MnO2, किसके द्वारा, फ्रॉम MnO2 के द्वारा इसकी प्रिपरेशन होती है। MnO2 की अगर बात करें, इस MnO2 को बोला जाता है बेटा क्या, मैग्नीज, अगर इसका केमिकल नेम बोले तो मैग्नीज इस तरह से डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड इसका क्या है बेटा, केमिकल नेम है। वरना इसका कॉमन नेम अपने पास क्या हो जाता है, कॉमन नेम भी है इसका, इसको बोलते हैं अपने पास पाइरोलुसाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पाइरोलुसाइड। ठीक है, इस वाले नाम को भी याद रखना, कभी पाइरोलुसाइड के तौर पे यूज करता है। तो MnO2 पाइरोलुसाइड इसका कॉमन नेम है, मैग्नीज डाइऑक्साइड इसका केमिकल नेम है। अच्छा, इसका एक और नाम है बेटा अपने पास, वो है ब्लैक सॉलिड। इसको ब्लैक सॉलिड के नाम से भी जाना जाता है। MnO2 को किसके नाम से जाना जाता है, ब्लैक सॉलिड। ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है ना। तो MnO2 यहाँ पर ब्लैक सॉलिड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर इस MnO2 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4, हमने अभी पढ़ा है। ठीक, तो ये ब्लैक सॉलिड के तौर पे भी जाना जाता है। अब करते हैं इसकी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में सबसे पहला स्टेप, मैंने बोला 2 स्टेप हैं, तो फर्स्ट स्टेप फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूं, पहला स्टेप की बात करता हूं, तो यहां पर क्या होता है हमारे पास, अल्कलाइन मीडियम में इसका ऑक्सीडेशन करना पड़ता है, यानी कि MnO2 का हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कलाइन मीडियम में। ठीक है ना बेटा, यानी कि यहां पर हमारे पास हो जाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ MnO2 इन अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम की अगर मैं बात करूं, यहां पर अल्कलाइन मीडियम हमारे पास होता है। ठीक है, अल्कलाइन मीडियम यानी कि ऑक्सीडेशन करना पड़ता है किसका, MnO2 का अल्कलाइन मीडियम में। और अल्कलाइन मीडियम में हमारे पास होता है यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस अपने पास KOH, जिसको बोला जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में इसका क्या करना पड़ता है, ऑक्सीडेशन। यानी कि अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कर रहा हूं तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है, यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें चाहिए होगा, ठीक है। और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यहां पर यूज होता है KNO3, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे होता है पोटेशियम नाइट्रेट यहां पर यूज होता है। या फिर इसकी जगह पर तुम क्या कर सकते हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी, सिंपल एयर की प्रेजेंस में भी इसका क्या कर सकते हो, ऑक्सीडाइज कर सकते हो। तो इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, इस पहले स्टेप की रिएक्शन अगर मैं यहां पर समझ रहा हूं तो किस तरह से हो जाता है अपने पास कि ये MnO2 जो है, ये ब्लैक सॉलिड जो है, इसको KOH के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक। और किसकी प्रेजेंस में, अच्छा O2 भी रख सकते हो, KNO3 भी रख सकते हो। यानी कि यहां पर तुम देखो बेटा, यहां पर क्या रख सकते हो, KNO3 भी रख सकते हो, ठीक है, KNO3 भी रख सकते हो और O2 भी रख सकते हो। इन दोनों में से किसी एक को रख सकते हो क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं यहां पर। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, इस MnO2 KOH के साथ रिएक्शन करके अपने पास बना देता है बेटा आगे K2MnO4 प्लस H2O। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखना बेटा यहां पर ये पायरोलुसाइट है, ठीक है, पायरोलुसाइट। अब पायरोलुसाइट से क्या हो गया, अपने पास बन गया K2MnO4, K2MnO4 बना, ना कि KMnO4, ठीक है ना। K2MnO4 को हम बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट, क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम मैग्नेट बोला जाता है, पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है, पोटेशियम मैग्नेट, इस तरह से इसको बोला जाता है, पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4 को। तो ये अपने पास हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप की बात करते हैं यहां पर, स्टेप सेकंड की, स्टेप सेकंड यानी कि दूसरे अगर स्टेप की बात करें, पहला स्टेप में अपने पास ये रिएक्शन याद रखनी है कि हमने क्या करना है, MnO2 को KOH के साथ ट्रीट करके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखना है साथ में, और क्या बन गया अपने पास, पोटेशियम मैग्नेट बना है। अब ये पोटेशियम मैग्नेट जो यहां पर पहले स्टेप में बना है, इसको सेकंड स्टेप में लेना है, ठीक। और सेकंड स्टेप में अगर हम इस पोटेशियम मैग्नेट को लेते हैं तो हम इसका क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस कर लें, ठीक है। या तो इलेक्ट्रोलिसिस आप कर सकते हैं, या तो इसको इलेक्ट्रोलिसिस कर लो, या फिर इसको क्या कर लो, एसिड के साथ ट्रीट कर लीजिएगा। इसको दोनों चीजें हम कर सकते हैं सेकंड स्टेप में। या तो क्या कर दो, इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ K2MnO4, ठीक, इलेक्ट्रोलिसिस कर दो K2MnO4 का। या फिर क्या कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, KMnO4 को ट्रीट विद किसके साथ, HCl के साथ, एसिड के साथ हम इसको ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि HCl यहां पर H पॉजिटिव आयन देगा। तो अब जैसे मैं पहले इलेक्ट्रोलिसिस वाली बात कर लेता हूं, इलेक्ट्रोलिसिस वाली बात कर देता हूं, जैसे ये K2MnO4 अपने पास है, ठीक है ना, K2MnO4। तो यहां पर अगर बात करूं, यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, अगर यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस हम करेंगे तो उस इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से क्या होगा, K पॉजिटिव हट जाएगा और अपने पास बन जाएगा KMnO4। एक पोटेशियम यहां पर इस तरह से हट जाता है, KMnO4 बन गया, ठीक है ना। या फिर हम इसी को बोलेंगे कि ये जो अपने पास है K2 को अगर मैं हटा दूं, यहां से K2 को हटा दूं तो क्या रहेगा यहां पर, MnO4, ये अपने पास MnO4 2 नेगेटिव से अगर यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, यही चीज यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो ये बन जाता है किसमें बेटा, MnO4 नेगेटिव में। इसको बोलते हैं पोटेशियम, ये पोटेशियम मैग्नेट से मैग्नेट आयन आ गया अपने पास, मैग्नेट आयन, ठीक है। और यहां पर ये बन गया अपने पास पोटेशियम परमैग्नेट, यानी कि परमैग्नेट आयन, परमैग्नेट आयन, ठीक है, ये बन गया। अच्छा, तुम इलेक्ट्रोलिसिस से भी याद रख सकते हो, यानी कि इससे भी, ये वाला मैंने यहां पर बताया, लेकिन अगर हम इससे भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरा हम क्या, किसके साथ, एसिड के साथ इसके ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि इस K2MnO4 को, दूसरा अगर मैं यहां पर इसके द्वारा समझूं, इसके साथ इस K2MnO4 को मैं यहां पर एसिड के साथ भी रख सकता हूं, HCl के साथ। तो फिर क्या होगा, वो HCl का अगर मैं यहां पर बात करूं, फिर क्या होगा कि यहां से एक पोटेशियम हटेगा और
यहां पर आगे बन जाएगा KMnO4। ठीक, अब जो यहां का एक पोटेशियम हटा वो यहां के इसके साथ चला गया, Cl के साथ, इस तरह से बन गया। ठीक है, KCl प्लस क्या है, प्लस क्या बन जाता है, MnO2 बन जाता है, MnO2 प्लस H2O, इस तरह से। ठीक है बेटा, तो ये इस तरह से इसकी प्रिपरेशन होगी कि ये अपने पास पोटेशियम मैग्नेट से क्या बन गया, पोटेशियम परमैग्नेट। ठीक है, तो हम पहले स्टेप वाली रिएक्शन, ठीक, उसके साथ हम दूसरे स्टेप में इस वाली को भी लिख सकते हैं, जो मैंने ये व्हाइट में लिखा हुआ है, इसको भी लिख सकते हैं। अगर इसको नहीं लिखना चाहिए तो इसके बाद जैसे पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में ये भी कर सकते हैं हम कि हमने पोटेशियम मैग्नेट को HCl के साथ ट्रीट करा, तो सीधा अपने पास क्या बन गया, ये येलो कलर में मैंने जो लिख रखा है KMnO4 बन गया, प्लस KCl प्लस MnO2 प्लस H2O, यहां पर इस तरह से बन गया। तो ये हमने सिंपल, इसके बाद इस स्टेप के बाद हम ये पीला वाला स्टेप भी लिख सकते हैं और ये व्हाइट वाला स्टेप भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक ही स्टेप लिखना है, दोनों लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है बेटा, तो इस तरह से इसकी प्रिपरेशन अपने पास क्या होगी, KMnO4 की प्रिपरेशन तो हो गई कंप्लीट। अब आगे हम पढ़ेंगे KMnO4 की प्रॉपर्टीज के बारे में, पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, या फिर ये अपने पास पोटेशियम मैग्नेट और ये पोटेशियम परमैग्नेट। ठीक है, इसके बीच में हम अंतर पढ़ेंगे। ये अपने पास जो है पोटेशियम परमैग्नेट बन गया है, पोटेशियम परमैग्नेट। ठीक है, पोटेशियम परमैग्नेट। ठीक, पोटेशियम मैग्नेट और पोटेशियम परमैग्नेट के बीच में हम डिफरेंस देख लेंगे। पहले इतना छाप लीजिए, फिर नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे डिफरेंस को। ठीक है, इतना छाप लीजिए, छाप लिया ये। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे हम बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, स्टार टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन K2MnO4 एंड KMnO4। ठीक है, K2MnO4 के बीच में डिफरेंस और KMnO4 के बीच में डिफरेंस। अगर मैं देखूं इनके बीच में अंतर में देखूं, अलग अलग चीजें अगर मैं इनके बीच में देखता हूं, डिफरेंस इसके बीच में, तो काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहेगा। यहां पर देखना इसके बीच में अंतर। तो एक साइड में क्या कर देता हूं, एक साइड मान लीजिए मैं क्या ले लेता हूं, यहां पर K2MnO4 लूंगा, दूसरी साइड हम क्या लेंगे, KMnO4 लूंगा, इस तरह से। ठीक है, K2MnO4 KMnO4, इस तरह से मैं दोनों साइड ले लूंगा। यहां पर मैं क्या बोलूंगा इसको, ये अपने पास है, अपने पास पोटेशियम मैग्नेट। ये क्या है बेटा, हमने अभी पढ़ा है पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है, और ये है पोटेशियम परमैग्नेट, पोटेशियम परमैग्नेट, पोटेशियम परमैग्नेट। ठीक है ना। अगर मैं इसको आयंस में तोड़ूं, पोटेशियम मैग्नेट को और पोटेशियम परमैग्नेट को, यहां पर अगर देखूं इसको मैं आयंस में तोड़ रहा हूं, K2MnO4 को अगर मैं आयंस में बदलूं, एक्वस मीडियम में आयंस में बदलूं, तो किस तरह से होगा, ये 2K पॉजिटिव, ये दो पोटेशियम आयन अलग निकल जाएंगे, प्लस यहां पर बन जाएगा अपने पास MnO4 2 नेगेटिव, ये चीज अपने पास बन जाएगा। इसको कहते हैं मैग्नेट आयन। क्या कहेंगे बेटा इसको, मैग्नेट आयन, क्योंकि ये मैग्नेट आयन किससे बना, पोटेशियम मैग्नेट से बना, इस पोटेशियम मैग्नेट से मैग्नेट आयन बना। ऐसे में यहां पर अगर बात करता हूं इसकी, कि यहां पर अपने पास इसके MnO4 को अगर मैं डिसोसिएट करता हूं आयंस में, तो इसका एक ही पोटेशियम है, तो एक पोटेशियम अलग हो जाएगा K पॉजिटिव, प्लस यहां पर बन जाएगा MnO4 नेगेटिव। ये बन गया अपने पास पोटेशियम परमैग्नेट से, ये परमैग्नेट आयन अलग हो गया, पोटेशियम आयन अलग हो गया, तो ये अपने पास बन गया क्या, पोटेशियम परमैग्नेट। क्या बन गया, पोटेशियम परमैग्नेट। ये दो आयन अपने पास बन गए, पोटेशियम मैग्नेट और ये पोटेशियम परमैग्नेट। अगर मैं इनका स्ट्रक्चर यहां पर देखता हूं, इनका स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं बेटा, स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटर एटम अपने पास क्या है, Mn सेंटर एटम है,
तो यहां पर Mn अपने पास रखूंगा मैं सेंटर एटम। ठीक, अब एक बात है समझना बेटा, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। क्या? ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, लेकिन उतने ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएंगे जितना नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे अगर मैं MnO4 का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, MnO4 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो यहां पर 2 नेगेटिव है ना, तो 2 नेगेटिव है, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ आएगा, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और बाकी जितने ऑक्सीजन रहेंगे वो डबल बॉन्ड के साथ आएंगे। तो 4 ऑक्सीजन है, टोटल 4 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे डबल बॉन्ड के साथ, यहां पर 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे डबल बॉन्ड के साथ, 1 और ये 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ आ गए, और 2 ऑक्सीजन जो बचेंगे वो आ जाएंगे सिंगल बॉन्ड के साथ, नेगेटिव चार्ज के उन पे प्रेजेंट होगा। जो ऑक्सीजन जितने नेगेटिव चार्ज है उतने ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ आएगा। ठीक, और जिन जिन ऑक्सीजन पे सिंगल बॉन्ड है उन्हीं पे नेगेटिव चार्ज भी आ गया हमारे पास, और ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है बेटा, इसका स्ट्रक्चर बनता है इस तरह से, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या बनता है इसका? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये हो गया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर का नाम होता है क्या? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक, ये इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया। इसका स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल ही होता है, लेकिन यहां पर समझिएगा, यहां पर एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव मतलब एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ आएगा, बाकी डबल बॉन्ड के साथ आ जाएंगे। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूं, तो ये इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा? सेंटर एटम Mn, एक ऑक्सीजन नेगेटिव है अपने पास, एक ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज के साथ, मान लीजिएगा मैंने सिंगल ऑक्सीजन बना रहा हूं, ये नेगेटिव चार्ज, बाकी ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन गया। ये भी हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। इस तरह से ये भी क्या बन गया? टेट्राहेड्रल। इसका स्ट्रक्चर के नाम भी क्या है? टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब इन स्ट्रक्चर से भी इनके ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल सकते हैं। जैसे देखो बेटा, यहां पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +7। ठीक, और यहां पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी? +6। अगर मैं Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर देखता हूं +6, कैसे कि देखो 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, इस ऑक्सीजन पे -2, तो यहां +2 चार्ज आएगा इस ऑक्सीजन के थ्रू, इस ऑक्सीजन पे भी -2, ये नॉर्मल ऑक्साइड है, इसके थ्रू भी यहां पर -2 इस पे रहेगा, तो अंदर आ जाएगा इसके थ्रू +2 चार्ज। ठीक, इन पे देखो -1, तो -1 से अंदर आया +1, -1 से अंदर आया +1, तो यहां पर अगर अंदर देखोगे तो अंदर टोटल चार्ज कितना हो गया? यहां पर टोटल चार्ज कितना हो गया? +6 यहां पर चार्ज हो गया, तो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, बॉन्ड से भी हम निकाल सकते हैं। अगर यहां पर की बात करते हैं तो यहां पर देखो कितना आ रहा है? 2 डबल बॉन्ड यहां पर। ठीक, तो डबल बॉन्ड के साथ यहां पर आ गया +2 चार्ज, ये भी डबल बॉन्ड वाला, यहां पर भी आ गया +2 चार्ज, इसके थ्रू अंदर ये भी डबल बॉन्ड नॉर्मल ऑक्सीजन, तो इसके थ्रू भी +2 चार्ज अंदर आ गया, 2 2 2, ये +6 हो गया। अब एक ऑक्सीजन यहां पर भी है -1 का, तो इसके द्वारा +1 अंदर चार्ज आ जाएगा। टोटल चार्ज अगर देखेंगे यहां सेंटर एटम पे, मैग्नीज पे, अगर ये टोटल चार्ज देखेंगे तो क्या हो जाएगा? +7 इसका चार्ज आ जाएगा, यानी +7 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अपने पास आ जाएगी। ठीक है, तो इतनी बात हो चुका है अपने पास स्ट्रक्चर से लेकर, तो डिफरेंस हमने देख लिया, लेकिन और भी डिफरेंस इसकी प्रॉपर्टीज को लेकर अगर हम देखते हैं तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इतना पहले देख लीजिए, इतना छाप लो बेटा। ठीक है, इसको आगे देखते हैं, इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक, हम यहां पर पढ़ रहे थे, हम डिफरेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वही डिफरेंस यहां पर देख रहे हैं हम कि यहां पर अपने पास क्या है? मैग्नेट आयन। ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या है? मैग्नेट ठीक है, आयन, मैग्नेट आयन अपने पास क्या है? MnO4 2 नेगेटिव। ठीक है, और दूसरी साइड हमने क्या बोला? पर मैग्नेट आयन, पर मैग्नेट आयन। ठीक, और पर मैग्नेट आयन अपने पास है MnO4 नेगेटिव। ये मैग्नेट आयन और ये है पर मैग्नेट आयन।
अब अगर मैं समझता हूं यहां पर डिफरेंस की बात, कि मैंने बोला ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमने यहां पीछे समझ ली, ये स्ट्रक्चर के साथ डिफरेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ हमने डिफरेंस देख लिया। अब अगर मैं बात करूं कि नेक्स्ट पेज में अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि यहां पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या है, +6 अपने पास है, हमने निकाल के देख ली, यहां पर इसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर इस वाले की बात करते हैं MnO4 में, तो अपने पास सिंपल अगर Mn की बात करें, Mn पे कितने चार्ज होते हैं, मैग्नीज पे जो है, अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, एटॉमिक नंबर की बात करें, तो एटॉमिक नंबर में कितना होता है मैग्नीज का, 25 एटॉमिक नंबर होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो आर्गन होगा और क्या हो जाएगा बेटा 3d5 और 4s2, इस तरह से होगा ना, यानी कि 3d5 4s2 यहां पर होगा, ठीक। अच्छा, ऐसे मैं यहां पर भी मैग्नीज लिख सकता हूं बेटा, ऐसे मैग्नीज यहां पर लिख दिया 25 इलेक्ट्रॉन्स, और आर्गन यहां पर हमने लिख दिया नोबल गैस 18 पे, फिर क्या इस तरह से 3d5 और 4s2। अच्छा, इसको थोड़ा सा समझना भी है ना, इसको थोड़ा सा समझना। मैंने बोला कि यहां पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +6 का मतलब समझ रहे हो, +6 का मतलब है अगर मैं Mn को +6 में लेके जाऊं, इसका मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 6 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, S से, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स S से निकल गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स D से निकल गए। इसका मतलब अब D में कितना बच गया, 3d1 बच गया। इस तरह से अगर मैं बात करूं, यहां पर D है, D के ये 5 डब्बे हैं, ठीक है, उस 5 डब्बे में 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, 3d1, 4s तो 0 हो जाएगा। सेम टू सेम अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की कितनी है, +7, +7 का मतलब समझ रहे हो, +7 का मतलब समझ रहे हो, देखो यहां पर 3d1 और 4s तो 0 हो गया, ठीक है। यहां पर इस 3d को मैंने बनाया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, ठीक। अब Mn +7 का मतलब समझ रहे हो, Mn +7 का मतलब है कि यहां पर 3d भी 0 हो गया और 4s भी 0, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं, कैसे, 2s से और 5d से, तो ये d भी 0, s भी 0, यहां पर पूरा का पूरा 0 हो गया। तो अगर मैं यहां पर बात करूं इस d की, ये d के 5 डब्बे मैंने बनाए बेटा, यहां पर एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, लेकिन यहां पर एक इलेक्ट्रॉन्स है, और यहां पर मैंने बोला ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है यहां पर, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है, कितना, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करता हूं, यहां पर n की वैल्यू, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 है, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 0 नहीं है, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 1, लेकिन यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए 0, ठीक, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक। जब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इस वजह से ये हो जाएगा डायामैग्नेट, क्या हो जाएगा, ये डायामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, मैग्नेटिक, ठीक है, ये डायामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। और यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक है, इस वजह से ये हो जाएगा अपने पास पैरामैग्नेटिक नेचर। अगर इसका मैग्नेटिक नेचर के बारे में बात करें तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ये डायामैग्नेटिक हो गया बेटा, ठीक है ना। और मैग्नेटिक नेचर, ये तो मैग्नेटिक नेचर है, अगर मैं इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करूं, ये म्यू क्या है बेटा, यहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट है, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट की अगर बात करता हूं मैं यहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा है, म्यू इक्वल टू √n+2 bm, bm बोले तो बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट होती है बेटा, ठीक है। अगर मैं n की जगह पे 0 रखता हूं तो यहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा अपने पास, ठीक है। यहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया अपने पास 0। लेकिन अगर यहां का मैग्नेटिक मूवमेंट मैं निकालता हूं तो मैंने सिंपल सा बता रहा है कि अगर मैं यहां का म्यू निकाल रहा हूं तो रख रहे हैं फॉर्मूले में अपने पास म्यू इक्वल टू √1, n की जगह पे हम 1 रखेंगे, फिर 1+2 इस तरह से bm, बोर मैग्नेटॉन, और यहां पर आ जाएगा √3, ठीक है, √3 आ जाएगा। और √3 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.7, इसका 1.7 bm, बोर मैग्नेटॉन इसका
मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया। ठीक है बेटा, एक बात याद रखना, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक, तो 0.7 मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया। मैंने इसकी ट्रिक जो है, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं भी रहता मैग्नेटिक मूवमेंट का, तो मैंने इसकी ट्रिक इससे पहले वाले लेक्चर में बता रखी है, यानी कि लेक्चर नंबर 4 में मैंने इसकी ट्रिक्स बता रखी है कि किस तरह से हमें इसको मैग्नेटिक मूवमेंट को निकालना है, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला में याद नहीं है। मैंने वहां पर इतना बताया था कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें 0.7 ऐड कर लीजिए या फिर 0.8 ऐड कर लीजिए तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकल आता है। वो बहुत अच्छे से मैंने लेक्चर 4 में बता रखा है, उस लेक्चर 4 को अच्छे से हमने देख लिया है। अब हम बात कर रहे हैं इसकी, यहां पर तो मैग्नेटिक मूवमेंट 0 आया क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, लेकिन यहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है अपने पास 1.7। ठीक है, अपने पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहां पर था। अब दूसरी बात यह है, अगर यहीं पर मैं बात करता हूं आगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स dt ट्रांजिशन शो करेगा और ये कलर दिखाता है बेटा अपने पास। ठीक है ना, इसी के आगे मैं अगर बात करता हूं नेक्स्ट पेज पे, इतना आ गया समझ में। नेक्स्ट और डिफरेंस के अगर हम यहां पर देखें तो वो हो जाता है अपने पास, ये अपने पास मैं बोल रहा हूं यहां पर MnO4 2 नेगेटिव यानी कि मैग्नेट आयन, और यहां पर मैं बात करता हूं MnO4 नेगेटिव पर मैग्नेट आयन। ठीक है ना, अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पीछे वाले पेज में, अगर मैंने देखा तो यहां पर मैग्नेट आयन में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, यहां पर क्या है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट +7 ऑक्सीडेशन स्टेट हैविंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि n की वैल्यू क्या है बेटा यहां पर 1 है, तो ये क्या करेगा dd ट्रांजिशन शो करेगा। सो dd ट्रांजिशन, ठीक है, ये क्या शो करेगा dd ट्रांजिशन शो करेगा। अगर dd ट्रांजिशन शो करा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर dd ट्रांजिशन शो करता है तो जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है तो वो dd ट्रांजिशन शो करता है, और dd ट्रांजिशन जब शो करता है तो इसका मतलब वो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कलर शो करेगा, है ना। इस dd ट्रांजिशन की वजह से शो कलर, ये MnO4 2 नेगेटिव क्या करेगा कलर शो करेगा, शो कलर। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा है कि dd ट्रांजिशन की वजह से वो कलर शो करते हैं। अब ये कौन से कलर का होता है, ये कलर शो करता है वो भी कौन सा ग्रीन कलर, तो इसलिए मैं इसको ग्रीन कलर से लिख लेता हूं बेटा। कौन सा कलर शो करता है, ये ग्रीन कलर शो करता है। काफी इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, उसकी वजह से dd ट्रांजिशन शो कर रहे हैं और इस वजह से ये ग्रीन कलर शो करता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ठीक है ना, इतनी बात हो गई। अच्छा, अब इस साइड अगर हम बात करते हैं किसकी, इस साइड बात करते हैं हम किसकी, यहां पर MnO4 नेगेटिव जहां पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो क्या यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू 0 है, यानी कि इसमें हैव नॉट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो क्या ये dd ट्रांजिशन शो करेगा, नहीं बेटा, ये dd ट्रांजिशन शो करेगा ही नहीं, क्योंकि dd ट्रांजिशन केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो करते हैं थे, वो भी हमने इसके पहले वाले लेक्चर 4th वाले लेक्चर में देख लिया है। तो नॉट शो dd ट्रांजिशन, नॉट शो dd ट्रांजिशन, ठीक है, dd ट्रांजिशन, ये dd ट्रांजिशन शो नहीं करेगा। अगर dd ट्रांजिशन शो नहीं करेगा तो क्या ये कलर शो करेगा, करेगा नहीं। एक बात इंपॉर्टेंट याद रख लेना बेटा, ये जो है अपने पास इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ना ये dd ट्रांजिशन शो करेगा, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने पास एक्सेप्शनल है, ये बट शो कलर, ये कलर शो करेगा, बट इट शोज कलर। अब ये कलर दिखाता है, कैसा कलर दिखाता है, क्यों कलर दिखाता है, उसके बारे में बात मैं कर रहा हूं। ये कलर दिखाता है बेटा, ये तो पिंक कलर दिखाएगा या फिर पर्पल कलर दिखाएगा, है ना, पिंक या पर्पल कलर। ठीक है, पिंक और पर्पल कलर का ये होता है। एक बात याद रखना, हमने प्रैक्टिकल भी करा होगा 11th में, MnO4 टाइट्रेशन वाला प्रैक्टिकल करा होगा, 12th में भी हम करते हैं इसके प्रैक्टिकल्स, ठीक है, टाइट्रेशन वाले में MnO4। तो वहां पर ब्यूरेट ट्यूब होती है, ब्यूरेट ट्यूब, लंबी सी ट्यूब होती है, उसके अंदर हम
पिंक या फिर पर्पल कलर का सॉल्यूशन भरते हैं KMnO4 का, और फिर धीरे धीरे ऑक्सैलिक एसिड के साथ उसको रिलीज करते हैं और वहां पर रीडिंग निकालते हैं ना बेटा। तो वही चीज है अपने पास पिंक और पर्पल कलर का, ये जो है KMnO4 या फिर MnO4 नेगेटिव आयंस पिंक और पर्पल कलर का होता है। क्यों ये कलरफुल हो रहा है, इस बात को याद रखना। मैंने वैसे पहले लेक्चर में तुम्हें बता रखा है, इससे पहले, इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने तुम्हें बता रखा है कि ये फिर भी कलर दिखा रहा है, लेकिन क्यों कलर दिखा रहा है उसका कारण भी वहां पर बताया था मैंने, बट इट शो कलर। पर क्यों कलर दिखा रहा है यहां पर, अगर इसका कलर का कारण आएगा तो डी ट्रांजिशन आंसर नहीं होने वाला, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, यहां पर आंसर आएगा शो कलर ड्यू टू चार्ज या फिर आयंस ट्रांसफर। इस तरह से लिखना है, चार्ज या फिर आयन ट्रांसफर। चार्ज और आयन ट्रांसफर की वजह से ये क्या करता है, कलर दिखाता है, कलर शोज करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर हो जाएगी, ये स्टार बात याद रखना बेटा कि अपने पास जो है KMnO4 कलर दिखाता है, जबकि उसमें डी ट्रांजिशन नहीं हो रहा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो कलर फिर भी दिखाता है। एक बात याद रखना, ये जो अपने पास शुरुआत में मैं बता देता हूं तुम लोगों को ये चीजें। अगर पहले पेज की तरफ चलते हैं, सबसे पहला पेज, यहां पर जो KMnO4, ये KMnO4 अपने पास है, ये भी कलर दिखाता है, और ये पोटेशियम डाइक्रोमेट को बोलते हैं K2Cr2O7, ये भी अपने पास कलर दिखाता है, जबकि दोनों पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, डी ट्रांजिशन शो नहीं करता, लेकिन ये फिर भी दोनों कलर इसलिए दिखाते हैं, चार्ज ट्रांसफर होते हैं या फिर आयन ट्रांसफर होते हैं इनके एक्वस मीडियम में। ठीक है, ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। अगर यहां से ये आ जाए तो हमारे पास दो ही एक्सेप्शंस हैं, KMnO4 वाला और K2Cr2O7, यही दो अपने पास एक्सेप्शन है। बाकी अगर कोई कलर शो करेगा उसका डी ट्रांजिशन आंसर होगा, लेकिन अगर ये दो KMnO4 और K2Cr2O7 अगर ये कलर दिखा रहे हैं, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, ना तो ये डी ट्रांजिशन शो करेगा, लेकिन फिर भी ये कलर दिखाते हैं, उसका कारण अगर कोई पूछे तो उसका कारण लिखना है ड्यू टू चार्ज और आयन ट्रांसफर। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। अब दूसरी बात अगर मैं इसमें देखूं, ये अब अगर मैं इसमें डिफरेंस की बातें कर ही रहे हैं, तो दूसरी बात यहां पर क्या हो जाएगा कि हम यहां पर देख रहे हैं +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, कि ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या है, +6। उस +6 में क्या हो जाएगा, ये 3D1 वाला केस है। और यहां पर अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के यहां पर है Mn+7। ठीक है, यानी कि 3D0। अब एक बात विशेष ध्यान रखना, क्या यहां पर एक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ देगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ देता है, यानी कि उसके बाद ये स्टेबल हो जाता है, क्योंकि इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। अभी देखिएगा, अगर यहां पर बात करें तो ये वाला देख लीजिए कि यहां पर क्या है 3D1। अब 3D1 एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है इसमें, अब ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और स्टेबल हो जाता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आके ये स्टेबल हो जाता है। इस वजह से ये अपना एक इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ देगा। ठीक है, इस वजह से ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, इस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, है ना, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लेगा। अगर ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है, इस वजह से ये इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, ठीक है, इजीली ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इजीली ऑक्सीडेशन। इस बात को याद रखना कि इसका अपने पास इजीली ऑक्सीडेशन हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लेगा, क्योंकि उसके बाद ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इजीली ऑक्सीडाइज। ठीक, और जब इसका आसानी से ऑक्सीडेशन होता है, इसी वजह से इसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अपोजिट होता है बेटा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका होता है रिडक्शन उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको हम क्या कह देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ये वाली बात काफी इंपॉर्टेंट याद रखना कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि यहां पर लॉस करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो लॉस कहां से करेगा। अब इसके बाद अगर ये लॉस नहीं कर सकता तो ये फिर गेन करेगा। ठीक है ना, ये गेन करेगा, इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तब जाके इसका होगा
रिडक्शन, और जब इसका रिडक्शन होगा तो इस वजह से इसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि यहां पर अपने पास जो है KMnO4 होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जबकि K2MnO4 वाला होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी डिफरेंस यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने डिफरेंस से रिगार्डिंग सारी बातें कंप्लीट कर दी हैं। काफी इंपॉर्टेंट बातें ये है अपने पास, डिफरेंस से रिगार्डिंग है ये चीजें हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक, अब थोड़ा सा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, KMnO4 की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रिपरेशन के बाद डिफरेंस हो गया और डिफरेंस के बाद हमने प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसके। प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4, ठीक है, इस KMnO4 की हम प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले अगर बात करें इसका, ये अपने पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। प्रॉपर्टीज में अगर देखें तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज होगी बेटा, ये अपने पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है बेटा, ठीक है, क्रिस्टल होते हैं इसके, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरी बात, पिंक या फिर पर्पल कलर का होगा, पिंक या फिर पर्पल कलर दिखाएगा। क्यों दिखाता है? क्योंकि चार्ज ट्रांसफर होता है। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं इसको, तीसरी बात कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, किसके प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली बात काफी इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंस ऑफ, सारे मीडियम में, चाहे वो मीडियम एसिडिक मीडियम हो, एसिडिक मीडियम हो, बेसिक मीडियम हो। बेसिक मीडियम को ही हम क्या बोल सकते हैं? अल्कलाइन मीडियम, अल्कलाइन मीडियम, ठीक, या फिर वो कौन सा मीडियम हो? न्यूट्रल मीडियम, अल्कलाइन मीडियम या फिर न्यूट्रल मीडियम, हम यहीं पर लिख लेते हैं, एंड न्यूट्रल, ठीक है, एंड न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, यानी कि ये तीनों ही मीडियम में, चाहे एसिडिक मीडियम की बात करें, चाहे बेसिक मीडियम की बात करें, चाहे न्यूट्रल मीडियम की बात करें, तो ये क्या होता है अपने पास? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर की तरह बिहेव सो करता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं एसिडिक मीडियम की, सबसे पहले इन एसिडिक मीडियम, अगर एसिडिक मीडियम की बात करें, ठीक, तो जैसे एसिडिक मीडियम में अगर KMnO4 को हम देखें, एसिडिक मीडियम बोले तो, एसिडिक मीडियम बोले तो बेटा H+ आयन वाला मीडियम होगा। ठीक, तो H+ आयन में अगर मैं इसको देखता हूं, किसको? KMnO4 को, या फिर KMnO4 की जगह सिंपल हम क्या लिख सकते हैं? MnO4 नेगेटिव लिख लीजिएगा, MnO4 नेगेटिव पर मैग्नेट आयन। अगर इसको एसिडिक मीडियम में रखते हैं, एसिडिक मीडियम में रखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, अगर इसको एसिडिक मीडियम में रखते हैं तो एसिडिक मीडियम में किस में बदल जाता है बेटा? इस एसिडिक मीडियम में बदल जाता है ये Mn2 पॉजिटिव में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, Mn2 पॉजिटिव। अच्छा, एक बात याद रखना कि यहां पर ये क्या है? +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहां पर ये क्या कर दे रहा है? +2 में चले जा रहा है। +2 का मतलब है कि ये क्या कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन्स का गेन कर रहा होगा, यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा होगा। +7 से लेकर +2 जाने का मतलब पता क्या है? कि +7 का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन जा रखे, +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन जा रखे। अगर +7 में मैं 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूं, +5 इलेक्ट्रॉन्स मैं यहां पर ऐड कर दूं, 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अगर मैं ये 5 इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर ऐड कर रहा हूं, तभी तो ये क्या बन रहे हैं? +2 में बन रहे हैं। तो यहां पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। अब जब ये रिडक्शन, इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, इसी वजह से तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब है खुद का रिडक्शन, तो दूसरे का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसका यहां पर खुद का क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन्स का। इसका मतलब है इसका खुद का तो रिडक्शन हो रहा है। जब खुद का रिडक्शन हो रहा है तब ये दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, इसी वजह से हम इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
मान रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या एसिडिक मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव शो कर रहा है? अच्छा, ऐसे अगर मैं बेसिक मीडियम की बात करता हूं, इन बेसिक मीडियम की बात कर रहे हैं या फिर अल्कलाइन मीडियम की बात कर रहे हैं, अल्कलाइन मीडियम या बेसिक मीडियम की अगर बात कर रहे हैं, यानी कि OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन वाले मीडियम की बात कर रहे हैं, OH आयन जिसमें होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर अगर मैं परमैंगनेट आयन मानता हूं, ये अपने पास MnO4 नेगेटिव, अगर इसको बेसिक मीडियम में रखोगे बेटा, OH नेगेटिव के साथ रखोगे, तो ये MnO4 नेगेटिव से किस में बदल जाएगा? MnO4 2 नेगेटिव में बदल जाएगा। ठीक, तो यहां पर देखना, यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +7, और यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6। अच्छा, +7 से +6 जाएगा, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करेगा। ये यहां से यहां जाने पर, यहां से यहां जाने पर +1 इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है, यानी कि गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर ये क्या कर रहा है बेटा? गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स। यहां ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन कर रहा था? 5 इलेक्ट्रॉन्स का गेन कर रहा था, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन्स का गेन, तो इसका भी यहां पर हो जाएगा क्या? रिडक्शन, और इसको भी यहां पर कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो बेसिक मीडियम में भी समझ गए कि क्यों हम इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करें। ऐसे न्यूट्रल मीडियम की भी अगर बात करते हैं, इन न्यूट्रल मीडियम की अगर बात कर रहे हैं, तो न्यूट्रल मीडियम में अगर हम देखते हैं, न्यूट्रल मीडियम में अगर देखते हैं तो ये MnO4 नेगेटिव, ये बदलता है किसमें बेटा? MnO2, यानी पायरोलुसाइट में, MnO2 में। और यहां पर अगर देखें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, और यहां देखें MnO2 में तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ध्यान से समझना, +7 से +4 जा रहा है, इसका मतलब इसमें क्या होगा? ये क्या करेगा? इधर से इधर जाने पर +3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, तब वो +3 इलेक्ट्रॉन अगर +7 में डालूंगा तब वो +4 में बदलेगा। इसका मतलब यहां पर भी क्या हो रहा है? यहां पर भी क्या हो रहा है? गेन ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3 इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, और इसको हम कहते हैं फिर गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका भी क्या हो रहा है? रिडक्शन। ठीक, और रिडक्शन अगर हो रहा है, इस वजह से इसको भी क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है बेटा, तो हम अगर बात कर रहे हैं यही चीज यहां पर, कि ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव शो करता है, बिहेव एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वो कहां कहां पर? इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में, और बेसिक मीडियम यानी कि अल्कलाइन मीडियम, और न्यूट्रल मीडियम, क्योंकि इन तीनों ही मीडियम में ये क्या करता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनका होता है उनका खुद का रिडक्शन होता है, तब जाके वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करते हैं। जब वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करते हैं तभी उनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मानते हैं या फिर बोलते हैं। तो इतनी इसकी क्या है अपने पास प्रॉपर्टीज है। अच्छा, एक प्रॉपर्टीज इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट है इसकी, कि यहां पर चौथी प्रॉपर्टीज में यहीं पर लिख देता हूं, यहां ऊपर पे, यहां पर देख लेना बेटा। फोर्थ प्रॉपर्टीज, ये लास्ट प्रॉपर्टीज हम यहां पर समझ रहे हैं। ये फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है? कि अगर मैं इसको हीट करता हूं, यानी कि हीटिंग ऑफ KMnO4, और हीट करना है किस पे? 513 केल्विन टेम्परेचर पे, 513 केल्विन पे इसको क्या करना है? हीट करना है। तो अगर मैं इसको हीट करता हूं, यानी कि KMnO4 को अगर मैं हीट कर रहा हूं किस पे? 513 केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक है, या फिर हीट का सिंबल हमने डेल्टा बना दिया, तो पता क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। KMnO4 से क्या बन जाता है अपने पास? K2MnO4 बनता है, प्लस MnO2 बनता है, प्लस इस तरह से यहां पर, ठीक है, ये H2O बन जाता है। और ये जब हम इसका वो करते हैं तो एसिडिक मीडियम या H पॉजिटिव वाले मीडियम में हम इसको कर रहे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट बात ये है यहां पर कि जब भी मैं इसका हीट करता हूं, यानी हीटिंग करने पर क्या होता है? अगर मैं इसको हीट कर रहा हूं, ठीक है, ठीक, यहां पर अगर हीट कर रहे हैं,
प्लस O2 यहां पर बन जाएगा। तो इस तरह से ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर मैं इसको हीट करता हूं, KMnO4 को हीट करता हूं, तो देखो KMnO4 को हीट करने पर क्या बन रहा है, K2MnO4 बन रहा है प्लस MnO2 बन रहा है प्लस O2 यहां से निकल रहा है। तो एक बात याद रखना, यानी कि जब मैं KMnO4 को तोड़ रहा हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, जब मैं KMnO4 को तोड़ रहा हूं तो वो K2MnO4 में बदल रहा है। अब बच्चे पता क्या सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं कि यार हीट के प्रेजेंस में अगर मैं KMnO4 को तोड़ रहा हूं तो बच्चे उसको पता एक्वस मीडियम वाला तोड़ देते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चे उसको किस तरह से तोड़ देते हैं, अभी हम देखेंगे इसको। यहां पर जैसे हमने भी देखा था, और इस तरह से हम अगर बात करें ये चीज, ठीक है, यहां पर देखिए अगर KMnO4 को मैं यहां पर इस तरह से तोड़ रहा हूं तो ये हीट की प्रेजेंस में नहीं, ये एक्वस मीडियम में बेटा, ये क्या है, एक्वस मीडियम में। तो ये K पॉजिटिव और MnO4 नेगेटिव अलग अलग होता है, तब जाके K पॉजिटिव और MnO4 नेगेटिव आयंस में अपने पास टूटता है। लेकिन जब अगर मैं इसको किस में तोड़ रहा हूं, हीट की प्रेजेंस में तोड़ रहा हूं, अगर मैं इसको हीट की प्रेजेंस में तोड़ रहा हूं तो यहां पर क्या होता है, ये K पॉजिटिव में अलग नहीं होता है, ध्यान से सुन लेना। ये अपने पास KMnO4 यानी कि एक पोटेशियम वाला दो पोटेशियम वाले कंपाउंड में बदल जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इसमें गलती मत कर देना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार रिएक्शन है। मैं यहां पर रेड पेन से भी स्टार लगा देता हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिपल स्टार बना दिया मैंने, रेड से, पीले से और व्हाइट वाले से मैंने लगा दिया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर है। KMnO4 डिसोसिएट होके हीट की प्रेजेंस में डिसोसिएट होके क्या बनाएगा, K2MnO4 बनाएगा प्लस MnO2 बनाएगा प्लस O2 बनाएगा। ये रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज भी होगी बेटा। KMnO4 के बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया, प्रिपरेशन पढ़ ली, डिफरेंस देख लिए KMnO4 और K2MnO4 के बीच में, ठीक, और प्रॉपर्टीज KMnO4 की हमने कंप्लीट कर दी है। अब है इसकी बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है, हम एसिडिक मीडियम में इसकी बैलेंसिंग देखते हैं, ठीक, कि KMnO4 बैलेंस करता है अदर किसी के साथ या किसी भी आयंस के साथ। जब इसको अगर बैलेंस करते हैं तो एसिडिक मीडियम वाली बैलेंसिंग अपने पास काफी इंपॉर्टेंट है, उसको हमने अच्छे से समझना है। बाकी हमने बैलेंसिंग जब करेंगे तो हमें एसिडिक मीडियम का पता होना चाहिए कि MnO4 नेगेटिव Mn2 पॉजिटिव में एसिडिक मीडियम में बदलता है। वहीं अगर बेसिक मीडियम वाली बैलेंसिंग करेंगे तो बेसिक मीडियम में याद रखेंगे MnO4 नेगेटिव किस में बदलता है, MnO4 2 नेगेटिव में बदलता है, यानी कि मैग्नेट आयन, पर मैग्नेट आयन मैग्नेट आयन में बदल जाता है। और वहीं अगर न्यूट्रल मीडियम की बात करें तो पर मैग्नेट आयन MnO2 यानी कि पायरोलुसाइट में बदल जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और अब हम इसकी बैलेंसिंग कर रहे हैं, तो बैलेंसिंग के लिए 3 पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, ठीक है बेटा। तो इसको पहले छाप लीजिए, फिर हम इसकी बैलेंसिंग समझते हैं, ठीक है। चलो छापो। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा बैलेंसिंग ऑफ KMnO4, ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बैलेंसिंग ऑफ KMnO4, KMnO4 की अगर बैलेंसिंग की अगर मैं बात कर रहा हूं, KMnO4 की बैलेंसिंग या फिर परमैग्नेट की बैलेंसिंग, MnO4 नेगेटिव की बैलेंसिंग, ठीक है। तो बैलेंसिंग में इसका एसिडिक मीडियम में हम बैलेंसिंग देखेंगे, बेसिक में भी होता है और न्यूट्रल में भी होता है। हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग इसकी देख रहे हैं इन एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। और वो हमने अभी देखा है कि अपने पास MnO4 नेगेटिव एसिडिक मीडियम, H पॉजिटिव मीडियम में किस में बदलता है बेटा, Mn2 पॉजिटिव आयंस में बदलता है। तो हम अगर इसकी बैलेंसिंग करेंगे तो सबसे पहले तो इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। ये अपने पास हमेशा इक्वेशन 1 बना के रखना है बेटा, ये इक्वेशन 1 अपने पास हमेशा ये इक्वेशन 1 बना के रखना है कि जब भी हम एसिडिक मीडियम में बैलेंस करेंगे तो MnO4 नेगेटिव किस में बदलता है, Mn2 पॉजिटिव में। बेटा बैलेंसिंग करने का मैं तरीका इजीली ट्रिक्स बताऊंगा, पर उसके लिए हमें ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। ये अपने पास अब इसकी किस किस के साथ बैलेंसिंग होती है, ठीक है, कुछ आयन के साथ इसकी बैलेंसिंग होती है ना, बैलेंसिंग आयन, ठीक है। यहां पर बैलेंसिंग कंपाउंड्स किन किन के साथ इसकी बैलेंसिंग करनी है, वो बैलेंसिंग कंपाउंड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले बैलेंसिंग कंपाउंड्स बोल दीजिए या फिर बैलेंसिंग आयंस बोल दीजिएगा, कौन कौन से हैं। सबसे पहले क्या है, एसिडिक मीडियम में, वो भी हम एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हैं। सबसे पहले यहां पर Fe2 पॉजिटिव फेरस आयन, इसको बोलते हैं बेटा फेरस आयन। अगर इसको एसिडिक मीडियम में रखें तो ये बदलता है Fe3 पॉजिटिव।
यानी कि फेरिक आयंस में। फेरस आयन फेरिक आयन में बदल जाता है, इसको याद रखना। दूसरा अपने पास है C2O4 2 नेगेटिव आयन, ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन को अगर एसिडिक मीडियम में रखें तो ऑक्सलेट आयन किस में बदलता है? CO2 में बदलता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा अपने पास हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड को अगर एसिडिक मीडियम में रखे बेटा तो ये सल्फाइड में बदलता है, ठीक है, S में बदलता है, सल्फाइड में बदलता है। ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट बात याद रखूं कि NO2 नेगेटिव, ये नाइट्रस आयन है, नाइट्रस आयन बदल जाएगा किसमें? NO3 नेगेटिव यानी कि नाइट्रेट आयन। ये नाइट्रस आयंस नाइट्रेट आयन में बदल जाएगा एसिडिक मीडियम में। एंड लास्ट वन इज कि अगर मैं बात करता हूं किसकी? आयोडाइड आयन, I नेगेटिव, इसको अगर एसिडिक मीडियम में रख रहे हैं तो ये बदलता है किसमें? आयोडीन में, I2 में बदल जाता है, आयोडीन में बदल जाता है। तो ये अपने पास कुछ कॉम्प्लेक्स हैं जिसके साथ इसके हम बैलेंसिंग देखते हैं। अच्छा, एक और हमने याद रखना है कि SO4 SO3 है ना, SO3 यहां पर रखेंगे, SO3 2 नेगेटिव, यह है सल्फ्यूरस आयन। एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो ये सल्फ्यूरिक आयन में, SO4 2 नेगेटिव, या फिर सल्फेट आयन में, ठीक है। ये सल्फेट, ये सल्फाइट बोल सकते हैं इसको, सल्फाइट आयन किस में बदल जाता है? सल्फेट आयन में बदल जाता है। ऐसे ये नाइट्राइट आयन नाइट्रेट आयन में बदल जाता है। तो ये अपने पास एसिडिक मीडियम में इसका कन्वर्जन वाले आयन देखना है, ठीक है बेटा। अब यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम देखते हैं कि किस किस के साथ इसकी बैलेंसिंग करते हैं, तो सबसे पहली बैलेंसिंग तो मैं बता देता हूं किसके साथ? Fe के साथ इस MnO4 नेगेटिव की बैलेंसिंग। दूसरा ये काफी इंपॉर्टेंट है, और तीसरा ये वाला आयोडीन वाला काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हो रखे हैं। इन 6 में से केवल इन 3 को हम काफी इंपॉर्टेंस देंगे, बाकी सब तो पढ़ने ही है, सब आने चाहिए, लेकिन काफी इंपॉर्टेंस इन तीनों को देंगे। बेटा ये अपने पास 6 के 6 बैलेंसिंग करने जरूर है, इंपॉर्टेंस 3 को है, 3 के हम इंपॉर्टेंस याद रखेंगे, लेकिन पढ़ने सब है, करने सब है। करने कैसे? उसके लिए मैं सबसे पहले एक ये तुम्हारे पास बता देता हूं, Fe2 पॉजिटिव वाला, ये वाला मैं तुम्हें समझा देता हूं, बाकी तुमने खुद प्रैक्टिस करनी है, वैसे करना है जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं, उसी से हो जाएगा, बाकी बहुत आसानी से ट्रिक से हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसी की बैलेंसिंग देख लेते हैं। यानी कि क्वेश्चन तुम्हारे पास इस तरह से आएगा जैसे राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ KMnO4 विद आयरन इन एसिडिक मीडियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह से पेपर में क्वेश्चन आता है और आगे दे देगा 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का। इस तरह से हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस तरह से आता है बेटा बोर्ड एग्जाम में। किस तरह से बैलेंसिंग करनी है उसको समझिए, बहुत आसान तरीका है। जब तुम्हारे पास क्वेश्चन आया बेटा, बैलेंसिंग करने के लिए तुम्हें 2 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले तो ये चीज इक्वेशन 1 को याद रखना है, एसिडिक मीडियम में किस तरह से बैलेंसिंग होना है, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी बैलेंसिंग करता हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, तो सबसे पहले मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट होनी चाहिए अपने पास। इक्वेशन फर्स्ट अपने पास क्या है? MnO4 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में, H पॉजिटिव मीडियम में किस में जा रहा है? Mn2 पॉजिटिव में जा रहा है। ये हमने सबसे पहले इक्वेशन 1 देखी है। इक्वेशन 1 को याद रखना, ये चीज इसमें बदल रहा है एसिडिक मीडियम में। तो अब इसको पहले तुम बैलेंस करो। बैलेंस कैसे करना है सबसे पहले देख लीजिएगा। एसिडिक मीडियम में ये चीज बैलेंस हो रहा है। सबसे पहले जब अगर इसकी बैलेंसिंग करनी है तो ये वाला स्टेप लिख दिया। अब दूसरा वाला स्टेप देख लीजिए, ये स्टेप और दूसरा वाला स्टेप अपने पास क्या है? पहला स्टेप दूसरे किसके साथ? आयरन के साथ। तो इस वाले स्टेप को उठाए बेटा, Mn की आयरन के साथ हम कर रहे हैं, तो ये वाला स्टेप उठाना है, ये वाला। जैसे यहां पर Fe लिख रखा है ना, लिख तो Fe रखा है लेकिन उठाना है ये आयरन आयन वाला है, ये फेरस आयन से फेरिक आयन में एसिडिक मीडियम में ये होता है, ठीक है ना। तो मैं इसको दूसरा इक्वेशन मान लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं उठा रहा हूं इसको, Fe2 पॉजिटिव किस में जा रहा है? एसिडिक मीडियम में। Fe3 पॉजिटिव, ये 2 इक्वेशन उठा दिए, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड, ये 2 इक्वेशन हमने उठा दिया क्योंकि हमने इन्हीं दोनों की रिएक्शन करनी है।
ठीक है, बैलेंसिंग रिएक्शन। तो बैलेंसिंग रिएक्शन करने के लिए पहले तो हमें दिमाग में ये और ये सारी बातें होनी चाहिए, क्योंकि किसी के साथ भी वो पूछ सकता है। तो मैं यहाँ पर हमारे पास आयरन के लिए पूछा हुआ है, हम आयरन के लिए कर रहे हैं बैलेंसिंग, तो इस तरह से हम कर दे रहे हैं। अब जैसे दोनों इक्वेशन को मैंने लिखा, अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। ऐड कर दिया तो ऐड करने पर क्या बना ये MnO4, इसको ऐड कर दिया, इन दोनों रिएक्शन को एडिशन कर दिया, ठीक है। MnO4 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव, किसमें, ये दोनों ही एसिडिक मीडियम में, तो H पॉजिटिव कर लीजिएगा। आगे किस में बदल जाता है, Mn किस में बदल रहा है, Mn2 पॉजिटिव, और वही Fe2 पॉजिटिव किस में बदल रहा है, Fe3 पॉजिटिव। ये अभी हमने ऐड करें। अब ऐड करने के बाद काफी इंपॉर्टेंट बात, ऐड तो हमने कर दिया, काफी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐड करने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिए, उसके बाद हमें इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस देखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस मैंने क्या बोला, यहां पर Mn का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पर +2, तो +7 से अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहे हैं, इसका मतलब कितने ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस है, कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, 5 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। ये 5 मैंने इस गोले के अंदर लिख दिया कि MnO4 नेगेटिव अगर Mn2 पॉजिटिव में जा रहा तो 5 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। ऐसे ही Mn2 पॉजिटिव अगर Mn3 पॉजिटिव में जा रहा है तो इसमें कितने का इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, 1 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अच्छा, इसका हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, रिडक्शन। और Fe का Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन बन गई, ठीक है ना। इस रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस देखा। सबसे पहले स्टेप में इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस, यहां 5 का, यहां 1 का, जितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आया उसको सिंपल क्या कर दो तुम, उसके नीचे लिखो। Mn के नीचे 5 का डिफरेंस आया तो Mn के नीचे 5 लिख दो, Fe के नीचे 1 का डिफरेंस आया, Fe के नीचे 1 लिख दो। ये डिफरेंस लिख दिए। अब डिफरेंस का कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मैंने इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिया, यानी 1 Fe में आया था तो Fe का 1 की मल्टीप्लीकेशन MnO के साथ कर दी, MnO4 नेगेटिव के साथ कर दी, और Fe में यहां पर Mn में आया था 5 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस, तो 5 का मल्टीप्लीकेशन मैंने किसके साथ कर दी, Fe2 पॉजिटिव के साथ, ठीक है। इसके साथ कर लिया है। अब देखो क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर इसको ऐसे छाप देना है, ऐसे उतार देना है, क्या ये 1 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, MnO4 नेगेटिव 1 ही रहेगा, लेकिन यहां 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 Fe2 पॉजिटिव इस तरह से हो जाएगा। ये हो गया सिंपल। अब क्या करना है, इसको ऐसे ही लिख देना आगे वाले पे, आगे वाले के साथ कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही लिख देना है, लिख दिया, ठीक है। ये अपने पास सबसे पहले दोनों स्टेप जोड़ने हैं, दोनों इक्वेशन जोड़ के इलेक्ट्रॉन डिफरेंस का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, कर दिया, ठीक। उसके बाद हमें एटम बैलेंस करने हैं। दूसरे नंबर पे, दूसरे स्टेप में हमें एटम बैलेंस करने हैं। एटम जब बैलेंस करोगे तो ध्यान रखना, एटम बैलेंस जब करोगे, एटम बैलेंस करते हुए सबसे पहले हम Mn को बैलेंस करेंगे, देन Fe को बैलेंस करेंगे, और ऑक्सीजन एटम, ये ऑक्सीजन एटम को सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे। तो देख लीजिए, अगर बैलेंस कर रहे हैं Mn1, यहां भी Mn1, चलो ठीक है, ये बैलेंस है। यहां पर 5 Fe, लेकिन यहां पर 1 Fe है, तो यहां लगा देंगे 5, ये 5 मैंने यहां पर रख दिया, ठीक। अब क्या होगा, Mn और Fe तो बैलेंस हो गया। अब अपने पास ऑक्सीजन, यहां 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, लेकिन यहां एक भी ऑक्सीजन नहीं है। तो जिस साइड ऑक्सीजन की कमी होगी, जैसे यहाँ 4 ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। तो जिस साइड ऑक्सीजन की कमी होगी वहां उतना वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। जैसे मैंने बोला यहाँ 4 ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ 4 ऑक्सीजन की कमी है, तो यहाँ पर मैंने प्लस 4H2O कर दिया। ये 4H2O कर दिया बेटा, ठीक है। ये 4H2O करने पर क्या हो गया कि यहाँ 4 ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, लेकिन हाइड्रोजन आयन कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। 8 हाइड्रोजन आयन हो गए, तो इधर कर दो 8 इस H पॉजिटिव में। तो अब देखो तुम्हारी रिएक्शन पूरी की पूरी बैलेंस हो जाएगी। केवल 2 ही स्टेप में रिएक्शन बैलेंस करना बहुत ही आसान है। कैसे, देखो अब पहले इसको चेक कर लेते हैं बैलेंस है कि नहीं है। बेटा एटम के साथ साथ चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए। चार्ज सबसे इंपॉर्टेंट है, चार्ज बैलेंस होना चाहिए। चार्ज कैसे, देखो हम अगर एटम बैलेंस देखें तो एटम तो बैलेंस हो गए, एटम तो बैलेंस हो गए, 1 Mn, ठीक है, 5 Fe, ठीक है, 8 हाइड्रोजन, ठीक है, और 4 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन, ठीक है। एटम से तो बैलेंस होगी, लेकिन अगर मैं इसको चार्ज से देखूं तो चार्ज देखिएगा,
यहां पर कितना है 5 2 जा 10, 10 प्लस और 8 प्लस, टोटल 18 प्लस 18 पॉजिटिव, 18 प्लस में से क्या घटा दो, एक नेगेटिव यहां पर, तो एक नेगेटिव और 18 प्लस, इधर साइड कितना बच गया, रिएक्टेंट साइड बच गया प्लस 17 चार्ज, 17 पॉजिटिव चार्ज इधर बच गया। जबकि प्रोडक्ट साइड अगर मैं देखो 5 3 जा 15, 5 या 15, 15 पॉजिटिव यहां पर और 2 पॉजिटिव यहां पर, 15 और 2 17, 17 पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पर भी क्या हो गया, यहां पर भी प्रोडक्ट साइड भी प्लस 17 चार्ज बच गया। तो दोनों साइड भी, यहां पर भी चार्ज अपने पास कितना है प्लस 17, यहां पर भी चार्ज कितना है प्लस 17, तो दोनों साइड अपने पास चार्ज भी बैलेंस हो चुका है बहुत आसानी से, ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसे 2 स्टेप में ही रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। किस तरह से 2 स्टेप में रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, सबसे पहले तो तुमने क्या करना है, जो तुम्हारे पास क्वेश्चन पूछ रखा होगा उसको हमने इस तरह से 2 इक्वेशन में लिखना है, उन दोनों इक्वेशन को फिर हमने ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो सबसे पहला स्टेप रहेगा वो रहेगा उनके बीच में ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस जब हम देखेंगे, तो यहां पर जैसे ये 5 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा था और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा था, जितने का डिफरेंस आएगा सबसे पहले स्टेप में उनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। तो कर दिया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद ये चीज बना, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद ये चीज बन गया। दूसरे स्टेप में जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा उसके बाद एटम बैलेंस करना है, और एटम बैलेंस जब करोगे तो ऑक्सीजन वाले को सबसे लास्ट में बैलेंस करना है। तो जब हमने ऐसा करा तो तब हमारे पास ऐसे कुछ चीजें बनी। ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करने पर देखा कि यहां ऑक्सीजन 4 है लेकिन यहां ऑक्सीजन की कमी है, जिधर ऑक्सीजन की कमी होगी उतना वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, और फिर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने पर हाइड्रोजन 8, तो यहां 8H कर दिया, H पॉजिटिव कर दिया, और चार्ज भी तब बैलेंस हो गया, तब कोई दिक्कत हमारे पास नहीं हो गई या फिर हो रही है। तो आसानी से हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। बेटा एटम के साथ साथ चार्ज बैलेंस जरूर होना चाहिए। अगर मान लीजिए तुम्हारा एटम बैलेंस और चार्ज बैलेंस नहीं है तो रिएक्शन फिर बैलेंस नहीं मानी जाएगी। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस हो गई, ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो गई है, अपने पास बैलेंस हो चुकी है, क्योंकि चार्ज बैलेंस होना सबसे जरूरी है, ठीक है बेटा। तो एक तो मैंने सिखा दिया, बाकी सारे इनके साथ भी तुम लोगों को करना है बैलेंसिंग, ठीक है ना। तो जहां पर बैलेंसिंग की दिक्कत आएगी तो वहां पर तुम मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है, अपने डाउट वहां पर मैं बता दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है बेटा। मैंने पहले वाली तुम्हें बता दी, बाकी इनके साथ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना आपको, एसिडिक मीडियम की बैलेंसिंग, ठीक है। तो अब अपने पास पूरा KMnO4 कंप्लीट हो चुका है। KMnO4 अगर हम देखते हैं तो ये जो सबसे पहला पेज है, तो यहां पर हमने ऑक्साइड ऑफ मैग्नीज भी कंप्लीट कर दिया है। अच्छा, KMnO4 भी कंप्लीट कर दिया है, KMnO4 भी कंप्लीट कर दिया है। अब हम बढ़ेंगे किसकी तरफ, पोटेशियम डाइक्रोमेट की तरफ, ठीक है ना, K2Cr2O7 की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो उसको हम भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पहले इतना हम देख लेते हैं, इसमें ये सारी चीजें पहले तुम लोग इतना छाप लीजिए बेटा, इसको छाप लीजिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे हम किसकी तरफ, K2Cr2O7 की तरफ, पहले इसको छाप लीजिए। लास्ट टॉपिक अपने पास, तीसरा टॉपिक होगा अपने पास पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं K2Cr2O7। ये काफी इंपॉर्टेंट अपने पास है, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिपरेशन की, जैसे हमने KMnO4 की करी है वैसे ही प्रिपरेशन इसकी करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन। यहां पर अगर इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं तो 3 स्टेप प्रिपरेशन है बेटा इसकी, उसकी 2 स्टेप थी कमर्शियल में, इसकी 3 स्टेप प्रिपरेशन है, 3 स्टेप प्रिपरेशन। KMnO4 की तो 2 स्टेप प्रिपरेशन थी कमर्शियल में, लेकिन इसकी जो प्रिपरेशन है वो 3 स्टेप प्रिपरेशन है, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट अगर मैं देखूं तो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा बेटा, हमें क्या लेना पड़ता है, आयरन क्रोमेट लेना पड़ता है, ठीक। हमें क्या करना पड़ता है, इस तरह से FeCr2O4, इसको बोलते हैं बेटा आयरन क्रोमेट, आयरन
क्रोमेट। ठीक है, ये क्रोमाइट और क्या बोल सकते हैं इसको, क्रोमाइट और बोल सकते हैं, आयरन क्रोमेट के क्रोमाइट और। ठीक, इस क्रोमाइट और के साथ हम क्या ऐड करते हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ऐड करते हैं, प्लस ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं इसका, तो फिर किस में बदलता है ये, Fe यहां से हटता है, Na2 यहां पर आता है, आगे हमारे पास क्या बनता है बेटा इसका Na2, ये Na2 यहां Fe को हटा दिया, Cr2 का एक Cr हट जाता है तो CrO4 में बदल जाता है इस तरह से। ठीक है ना, Na2CrO4 प्लस अब क्या होता है, CO3 का बन जाता है यहां पर CO2, ठीक, प्लस, ठीक, यहां पर Fe का बन जाता है ऑक्सीजन के साथ Fe2O3, यहां से ये CO2 गैस निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है, तो ये पहला स्टेप अपने पास हो जाता है। ये आयरन क्रोमेट से अपने पास बन गया सोडियम क्रोमेट, ये बन गया सोडियम क्रोमेट। ठीक है बेटा, सोडियम क्रोमेट इस तरह से बन चुका है। अब स्टेप सेकंड स्टेप लेते हैं। स्टेप सेकंड में क्या होता है कि ये अपने पास जो सोडियम क्रोमेट है, ये सोडियम क्रोमेट जो अपने पास है Na2CrO4, इस सोडियम क्रोमेट को हम एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं, और आगे अपने पास क्या बन जाता है बेटा, यहां पर क्या होता है, ये CrO4 का Cr2O इस तरह से Na2Cr2O7 इस तरह से ये इसमें बदल जाता है एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है ना, Na2Cr2O7 में बदल जाता है, प्लस यहां पर फिर SO4 का Na2 के साथ जाके क्या बनता है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस H2 का ऑक्सीजन के साथ यहां पर H2O वाला प्रोडक्ट बन जाता है। तो देखो बेटा, पहले स्टेप में इसका अपने पास क्रोमाइट और का, आयरन क्रोमाइट और का सोडियम क्रोमेट बना। अब ये जो सोडियम क्रोमेट है, ये जो सेकंड स्टेप में सोडियम क्रोमेट है, हमने इस सोडियम क्रोमेट को फर्स्ट स्टेप से उठाया, सबसे मेन वाला ये चीज है, ये बाकी चीजें हैं, ये बाई प्रोडक्ट है, सबसे मेन ये चीज है अपने पास। इस सोडियम क्रोमेट को हमने उठाया, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करा, और ये वाला इंपॉर्टेंट सोडियम डाइक्रोमेट बन गया। ठीक है ना, क्या बन गया, सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, सोडियम क्रोमेट को एसिड की प्रेजेंस में रखा तो सोडियम डाइक्रोमेट में बन गया सोडियम सल्फेट एंड H2O, ये तो बाई प्रोडक्ट है, इनको रहने दीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है सोडियम डाइक्रोमेट। अब इस सोडियम डाइक्रोमेट को स्टेप तीसरे में लेना है, स्टेप थर्ड, और स्टेप थर्ड में अगर मैं इसको ले रहा हूं Na2Cr2O7, इसको मैं किसके साथ ट्रीट कर दूंगा, सॉल्ट के साथ, KCl के साथ ट्रीट कर दूंगा। KCl के साथ जैसे इसको ट्रीट करेंगे तो यहाँ के सोडियम को पोटेशियम को हटा देगा, इस पोटेशियम क्या कर देगा, इसको सोडियम को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो सोडियम को यहाँ से हटा देगा। आगे क्या बन जाएगा, K2Cr2O7, बहुत इंपॉर्टेंट, पोटेशियम ने सोडियम को हटाया, पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम से, डिस्प्लेस कर दिया उसको, और अपने आप उसकी जगह पे चले गए K2Cr2O7, ठीक, प्लस सोडियम जब हटा तो वो Cl नेगेटिव के साथ चले गया, यहां पर बन गया NaCl। ठीक है बेटा, तो इस तरह से अपने पास क्या बन गया, ये पूरा का पूरा पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया। पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन अपने पास कंप्लीट हो गई है, काफी इंपॉर्टेंट बेटा। ठीक है ना, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया। ये 3 स्टेप रिएक्शन है, 3 स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में या 2 नंबर में आता है, ये तीनों स्टेप हमने इसी तरह से लिखना होता है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस किस किस के बीच में, क्रोमेट के बीच में और डाइक्रोमेट के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे बेटा। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में, डिफरेंस बिटवीन क्रोमेट या फिर Na2Cr2O4 एंड Na2Cr2O7, इन दोनों में डिफरेंस। एक साइड हम इसको ले लेते हैं सोडियम क्रोमेट को, ठीक, इस वाले को, और दूसरी साइड में हम इसको ले लेते हैं सोडियम
डाइक्रोमेट को। ठीक है, इसका डिफरेंस देखते हैं बेटा, डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है, इसका डिफरेंस देख लेते हैं। अगर मैं यहां पर Na2CrO4 ले रहा हूं, इसका एक्वस मीडियम में मैं इसको तोड़ रहा हूं तो किस तरह से टूटेगा, 2Na पॉजिटिव सोडियम आयन यहां से अलग हो जाएंगे, फिर क्या बच जाएगा प्लस CrO4 2 नेगेटिव यहां पर इस तरह से बच जाएगा। और यहां पर अगर देखें ये किस तरह से टूटेगा, Na2Cr2O7, अगर एक्वस मीडियम में देखता हूं मैं इसको एक्वस मीडियम में, तो ये किस तरह से टूटेगा, 2 सोडियम आयन अलग हो जाएंगे और फिर क्या बच जाएगा Cr2O7 2 नेगेटिव इस तरह से। ठीक है ना, तो ये अपने पास आ गया क्रोमेट आयन, ये बन गया अपने पास क्रोमेट आयन, और ये बन गया अपने पास डाइक्रोमेट आयन। ठीक है, ये अपने पास बन गया है डाइक्रोमेट आयन, ये अपने पास क्रोमेट आयन और ये डाइक्रोमेट आयन, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन की अगर बात करें तो ये क्रोमेट आयन में यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखते हैं, CrO4 2 नेगेटिव में यहां पर क्रोमियम के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे, ठीक है, Cr2O7 2 नेगेटिव में अगर क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो यहां पर भी +6 का मतलब समझ रहे हो कि अगर मैं क्रोमियम सिंपल क्रोमियम की बात करता हूं तो 24 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन, एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 और 4s1 इस तरह से। तो ये चीज अपने पास है। अगर मैं यहां पर देख रहा हूं बेटा ये चीज, तो अब मैं यहां पर बोला +6 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब 6 इलेक्ट्रॉन चले गए, 6 इलेक्ट्रॉन 1 s से और 5 d से। तो यहां पर अगर मैं क्रोमियम +6 की बात कर रहा हूं तो क्रोमियम +6 का मतलब है कि यहां पर 3d भी 0 हो गया और 4s भी 0 हो गया, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन निकल गए। यहां पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। सेम टू सेम यहां पर भी अपने पास +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहां पर भी अगर क्रोमियम +6 की अगर मैं बात करता हूं तो ये भी 3d 0 और 4s 0 रहेगा। यहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा 0, यहां पर क्या होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, दोनों ही में क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। तो ये दोनों ही अपने पास क्या हो जाएंगे बेटा, ये दोनों ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। इंपॉर्टेंट बात, तो ये दोनों ही क्या होंगे डायामैग्नेटिक अपने पास हो गए, क्या हो गए डायामैग्नेटिक नेचर, ये दोनों ही क्या होंगे अपने पास डायामैग्नेटिक नेचर के हो गए। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है डायामैग्नेटिक नेचर। अब अगर मैं इसकी कलर की बात करता हूं तो कलर मैं नेक्स्ट उसमें देख लेता हूं, ठीक है, नेक्स्ट पेज में। ये डायमैग्नेटिक नेचर है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अच्छा डायमैग्नेटिक है, यहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट भी 0, यहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट भी 0, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी दोनों का 0 हो चुका है। अब मैं इसकी कलर के बारे में बात करता हूं, Cr2O7 के और इस Cr O4 के कलर के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट पेज में। अगर मैं बात करता हूं यहां पर CrO4 2 नेगेटिव और इधर साइड में बात कर रहा हूं Cr2O7 2 नेगेटिव, तो यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं क्रोमियम +6 में, क्रोमियम +6 में, ठीक है। अभी देखिएगा बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों में 0, लेकिन ये दोनों ही क्या नहीं करेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इसलिए ये दोनों ही क्या नहीं करेंगे, डी ट्रांजिशन शो नहीं करेंगे, क्योंकि डी ट्रांजिशन तब शो होता है जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो नॉट शो डी ट्रांजिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये डी ट्रांजिशन शो नहीं कर रहे हैं, दोनों ही डी ट्रांजिशन शो नहीं कर रहे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, अगर ये दोनों ही डी ट्रांजिशन शो नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये कलर शो करते हैं, इसका कलर अगर मैं बात करता हूं, इसका अपने पास ये क्रोमेट और जो है ये क्रोमेट आयन का जो कलर होता है बेटा, इसका होता है येलो कलर, इसको हम लिख लेते हैं, इसका होता है बेटा येलो कलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, येलो कलर शो करता है, शो येलो कलर, और ये शो करता है बेटा शो
ऑरेंज कलर, ठीक है, ऑरेंज कलर ये दिखाता है, ऑरेंज कलर, ये येलो कलर दिखाता है और ये ऑरेंज कलर दिखाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है, जबकि डीडी ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। तो फिर कारण क्या है, रीजन क्या है? मैंने केमोनोफोर वाले में भी बताया है कि रीजन एक ही रहेगा, किसकी वजह से? शाबाश, ड्यू टू आयन या फिर चार्ज ट्रांसफर, ठीक है, ड्यू टू आयन या फिर चार्ज ट्रांसफर, ठीक है, आयन ट्रांसफर और चार्ज ट्रांसफर की वजह से ये क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है बेटा। तो ये वाला काफी इंपॉर्टेंट रीजन है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, लास्ट में हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये सेंटर एटम है क्रोमियम। मैंने बोला जितने ऑक्सीजन होंगे उसमें से जितने नेगेटिव हैं तो उतने ऑक्सीजन तो सिंगल बॉन्ड के साथ आएंगे, बाकी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो 4 ऑक्सीजन है तो 4 में से 2 तो डबल बॉन्ड के साथ ले लीजिएगा और 2 हमने इस तरह से सिंगल बॉन्ड के साथ और उनपे नेगेटिव चार्ज। इस तरह से यहां पर इसका स्ट्रक्चर बन गया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर यहां पर बन गया टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रक्चर से भी अगर देखें तो यहां पर ये ऑक्सीजन नॉर्मल है, इसकी +2, ये नॉर्मल ऑक्सीजन +2, यहां पर ऑक्सीजन में -1 तो +1, -1 ऑक्सीजन पे तो +1, तो टोटल चार्ज कितना हो गया यहां पर अंदर +6 चार्ज हो गया, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। इसकी अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की, इसका स्ट्रक्चर भी अगर बात करें, इसका स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल दो टेट्राहेड्रल बनते हैं यहां पर किस तरह से कि 2 क्रोमियम है, तो 2 क्रोमियम को हम इस तरह से लिख दिए, एक क्रोमियम इधर एक क्रोमियम इधर, ठीक है। अब यहां पर 7 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन तो इसके बीच में आ जाएगा, दोनों क्रोमियम के बीच में, ठीक। अब 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, एक ऑक्सीजन इधर नेगेटिव वाला ले लो, एक ऑक्सीजन इधर नेगेटिव वाला ले लो। अब अपने पास 4 ऑक्सीजन बचे, 2 डबल बॉन्ड के साथ यहां ले लीजिएगा आप, 2 डबल बॉन्ड के साथ यहां ले लीजिएगा, तो ये अपने पास पूरे के पूरा इसका स्ट्रक्चर बन चुका है। इसका स्ट्रक्चर भी यहां पर टेट्राहेड्रल होता है, किस तरह से, यहां पर इस क्रोमियम का देखें तो ये इस तरह से, ये एक क्रोमियम का स्ट्रक्चर इस तरह से टेट्राहेड्रल, दूसरे का भी ये स्ट्रक्चर इस तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब यहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो यहां पर भी +6 आएगा सेंटर एटम का और यहां पर भी +6, कैसे, इधर से 2 पॉजिटिव, इधर से भी 2 पॉजिटिव, इधर से 1 पॉजिटिव, यहां से भी 1 पॉजिटिव, तो टोटल 6 पॉजिटिव हो जाएगा। सेम टू सेम इसमें भी 6 पॉजिटिव इस तरह से हो जाएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर अपने पास हो चुका है कंप्लीट। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ठीक है ना। अब हम इसकी देखते हैं बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग में भी इसका सेम टू सेम केमोनोफोर की तरह बैलेंसिंग है। अगर मैं यहां पर तुम्हें बता दूं सिंपल सा स्टार पॉइंट इसकी बैलेंसिंग की अगर बात करें तो बैलेंसिंग ऑफ K2Cr2O7, K2Cr2O7 की बैलेंसिंग की अगर बात करें तो सेम टू Cr2O7 की, तो ये सिंपल सी बैलेंसिंग है एसिडिक मीडियम में। इसको याद रखना बेटा, एसिडिक मीडियम, ठीक है ना। तो एसिडिक मीडियम यानी कि H पॉजिटिव वाले मीडियम्स में H पॉजिटिव आयंस यहां पर होना चाहिए। कैसे कि यहां पर जो K2Cr2O7 है, यहां पर Cr2O7 2 नेगेटिव हम ले लेंगे क्योंकि इस K2 पॉजिटिव को हटा दिया। अगर मैं इसको एसिडिक मीडियम में रख रहा हूं, H पॉजिटिव वाले मीडियम में रख रहा हूं, तो ये बदल जाता है बेटा किसमें, Cr3 पॉजिटिव में। इसको तब तुम इक्वेशन 1 मान लेना, इक्वेशन 1 मान लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट। जैसे परमैग्नेट के लिए इक्वेशन 1 मानी थी ना, ठीक है, तो वैसे ही डाइक्रोमेट आयन के लिए भी ये एसिडिक मीडियम में Cr3 पॉजिटिव में जाता है, इसको याद रख लेना। फिर इसकी भी बैलेंसिंग किन किन के साथ, जैसे हमने परमैग्नेट आयन की बैलेंसिंग करी है उन्हीं के साथ इसकी भी बैलेंसिंग अपने पास होंगी, जैसे यहां पर, ठीक है, MnO4 नेगेटिव एसिडिक मीडियम Mn2 पॉजिटिव में बदला, लेकिन वहां पर Cr+3 में बदलेगा, ठीक है ना बेटा। और इनकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में इसके साथ ही, ठीक है, जैसे हमने यहां पर Mn4 की किसके साथ देखी, Fe के साथ, तो ऐसे ही वहां पर Cr और Cr2O7 2 नेगेटिव की किसके साथ देखनी है, या फिर डाइक्रोमेट आयन की किसके साथ देखनी है, Fe के साथ, फिर दूसरे तीसरे तीसरे, इस तरह से ये 6 के 6 के साथ Fe के साथ भी सेम रिएक्शन है और सेम ही मेथड इस तरह से अपनाना है बेटा, ठीक है। तो अपने पास ये सारी की सारी चीजें अभी तो हमने कंप्लीट कर ली हैं, ये ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो गया।
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीज, दूसरा पोटेशियम डाइक्रोमेट और दूसरा पोटेशियम परमैंगनेट और तीसरा पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये तीनों केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर जब हम पढ़ेंगे तो एक नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट हमारे पास क्या रह जाएगा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि डी ब्लॉक तो कंप्लीट हो गया, अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लास्ट में रह जाएगा। तो उसके बाद हमारा पूरा डी ब्लॉक का चैप्टर जो है, डी एंड एफ ब्लॉक जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आई, ठीक है, देख लीजिएगा बेटा, लेक्चर को अच्छे से देखना, अच्छे से सारी चीजें देख लेना, फिर यहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ठीक है बेटा। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।